चलिए, कितना क्वेश्चन हो गया? कितना? लगभग पूरा ही हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं। आप ध्यान से देखिएगा, ये पूछा गया है कि किस निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। तो जब भी इस तरह का सवाल आया जाए तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आता है? सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 6 का पावर 25, ये कॉमन आ जाएगा। पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो यहां पर क्या बचा? 1 बचा। प्लस 6 का पावर 26 में से 25 निकल गया तो कितना बचा? 6 का पावर 1 बचा, यानी 6। 6 का पावर 27 में से 25 निकल गया तो कितना बचा? 6 का पावर 2, यानी कि 36 बचा। प्लस 6 का पावर 28 में से 25 निकल गया तो 6 का पावर 3, यानी कि 6 का क्यूब कितना? 216। इसको आप जोड़िएगा ना तो 6 का पावर 200, ये 6 का पावर 25 है और ये जोड़िएगा तो 259 हो जाएगा। 259, यानी किससे विभाजित है? 259 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। तो जब भी इस तरह का सवाल आए आप क्या कीजिएगा? सबसे छोटे वाले को कॉमन ले लीजिएगा और उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 261, 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। सबसे पहले तो बड़ी से बड़ी बोला तो समझ जाइए कि एचसीएफ का बात हो रहा है। लेकिन एचसीएफ निकालिएगा किसका? आप सभी में से शेषफल को जब घटा देते हैं संख्या में से शेषफल तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो संख्या में से शेषफल को घटाइए, 261 में से आप 5 घटाइए तो ये कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। आप 853 में से 5 घटाइए तो यह कितना हो जाएगा? 8, 4 और ये 848 हो जाएगा। अब फिर दिया गया संख्या 1221 है, उसमें से 5 घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 6, 1 और ये कितना हो जाएगा? 1216 हो जाएगा, है ना। 1216 हो जाएगा ये। आप बताइए कि अब ये संख्या का जो एचसीएफ होगा वही आपके ऑप्शन में होगा, यानी कि एचसीएफ जो है वह आपको इस तीनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देगा। आप 19 से कटाइएगा तो 19 से कम 19, 6 नहीं कटेगा 19 से। आप 18 से भी कटाइए, 18 कम 18, 7 बचेगा, नहीं कटेगा 18 से। आप 17 से कटाइएगा, नहीं कटेगा 17 से। आप देखिए 16 से कटाइएगा, तीनों कट जाएगा। 16 कम 16, 16 छा के 96, 16 बार में। 16 से ये कितने बार में? 16 पंचा 80 और 4, 16 तिहाई 48, 53 बार में। और ये आपका 16 सते 72 से और 16 सते 72 से 9, 16 छा के 96, यानी कि 76 बार में कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी नंबर। एचसीएफ आपका कितना आ गया? 16 आ गया, है ना। तो जब भी शेषफल आपका बच रहा है प्रत्येक स्थिति में, अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो तो शेषफल को घटा दीजिए और जो भी आपका आया संख्या उसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। चलिए, ये रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है ना। कितना आया? 0 आया। वेरी गुड। आप ध्यान से देखिएगा, 2 का पावर 24 है ना, और ये -1 है और इसको 7 से भाग दे रहे हैं। तो आप जब भी रिमाइंडर थ्योरम का सवाल बनाइए, शेषफल निकालना है तो आप बेस को ना, सबसे आसान तरीका होता है बेस को जिससे भाग दे रहे हैं उसके करीब ले जाने का कोशिश कीजिए। 7 आपका भाग देने वाला संख्या है और बेस आपका क्या है?
2 है। तो 7 के करीब 2 को ले जाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, 2 का क्यूब कीजिएगा, 8 हो जाएगा ना, 7 के करीब हो जाएगा। और ये जब 3 यहां आ गया तो 24 पुराने के लिए ऊपर में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है कि नहीं, तो ये 2 का पावर 24 हो गया। अब ये माइनस का 1 है और बटे में 7। आप बताइए अब 8 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना शेषफल, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब 1 का पावर 8 कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब ये 1 जो है 1 में 7 से भाग दीजिएगा तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देने पर शेषफल जो होता है वही छोटी संख्या रह जाता है, तो इसका भी शेषफल 1 हो गया। तो यानी कि 1 माइनस 1 कितना हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। हो गया ना, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। रिमाइंडर थ्योरम से आपका सवाल था। क्या क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो अब मत कीजिएगा कि पूरा गुना करने लग जाइएगा, है ना। डिजिट सम लगा दीजिए। आप डिजिट सम कैसे लगाते हैं, आप 277 का डिजिट सम लीजिएगा तो 7 प्लस 7 14 2 16, 16 का डिजिट सम 7। या नहीं तो आप क्या कीजिए 2 और 7 9, और 9 आपका 0 के बराबर हो जाता है, तो ये इसका डिजिट सम कितना हो गया, 7 हो गया। और इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8, इसका डिजिट सम 8 हो गया। अगर इसको आपस में गुना करना के लिए बोले तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 5 11, 11 का 2, डिजिट सम 2, यानी कि आपके सही गुणनफल का डिजिट सम 2 होगा। आप देखिएगा 8 1 9 0 हो गया, 9 0 हो गया, 7 4 11 2 आ गया, पहला ऑप्शन ही, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। बाकी गुना करने की जरूरत नहीं है ना। आज ही डिजिट सम पढ़ाए हैं हम लोग सुबह वाले क्लास में। चलिए नेक्स्ट करेंगे। क्या देखिएगा, सुरेश का व्यय यानी कि खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है, यानी कि व्यय आप यहां पर दर्शाइए और ये आपका बचत है। अच्छा, आय अगर व्यय और बचत को जोड़ दे तो आपका आय भी आ जाएगा कि नहीं। तो ये अगर 3 है, अगर बचत 1 करता है तो आय आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जैसे ही आपको प्रतिशत वृद्धि या कम करने के लिए बोले तो अनुपात में 100 से गुना कर दीजिए ताकि प्रतिशत वृद्धि करने में या कमी करने में आसानी हो। तो अगर 300 अगर आपका व्यय है, 100 रुपया आप बचा लेते हैं, 400 रुपया आपका आय हो जाता है कि नहीं। कहता क्या है कि उसकी आय 25% से बढ़ गई, तो 25% से बढ़ने का मतलब कितना हुआ, 100 से बढ़ गया कि नहीं। 25% इसका 100 से बढ़ गया तो 400 से कितना हो गया, 500 हो गया ना। और कहता है कि उसका बचत जो है 20% बढ़ जाता है, तो 100 जो है आपका 20% से बढ़ गया, तो इस कितना बढ़ गया, 20 से बढ़ गया यानी कि 120 हो गया। आय 500 है जिसमें 120 रुपया आप बचत करते हैं, तो टोटल खर्च आपका जरूर 380 रहा होगा, तब ना 380 खर्च करके 120 बचत करके आय आपका 500 है। आप बताइए 300 पहले व्यय था, अब 380 हो गया, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो यही प्रतिशत वृद्धि तो निकालना है आपको, व्यय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। आप बताइए 80 का वृद्धि कितना में, 300 में, प्रतिशत बोला है 100 से गुना हो गया। 80/3 यानी कि 3 दूना 6, 2 3 6 के
18, 2 3 6 के 18, ये 26.66 है, 26.5 से ऊपर है तो 27 आप ले लीजिएगा। 26.5 से ऊपर है ना, 27 ले, 26 मत, 26, 26.5 से कम रहता। देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब भी लीजिएगा, 0.5 से अधिक है तो मैक्सिमम वैल्यू लीजिए, अब 0.5 से कम है तो जिस पे आ रहा है उसी को लीजिए। कोई बात नहीं, इतना एकदम आपका सटा सटा सा दिया हुआ है तो आपको 27 ही लेना है, ठीक है। चलिए टेस्ट देते देते पूरा आपको अनुभव हो जाएगा। और सिली मिस्टेक जो होता है वो काफी पेनफुल होता है ना। जानते हुए सही कॉन्सेप्ट जाते जाते लास्ट में कुछ मिस्टेक कर दिए तो बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। और ऊपर से मसाला तब आप पर लग जाएगा जब उसी एक गलती से आपका रिजल्ट रुक गया, है ना। तो ये हर गलती, हर एक चीज पे एकदम ध्यान दीजिएगा और सारा चीज का सुधार इस मॉक टेस्ट से हो जाएगा आपका। देखिएगा, दो संख्या आपका तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% क्या है, अधिक है। तो तीसरी संख्या को आप 100 मान लिए, तो दो संख्या एक 10% अधिक है तो 110 हो गया, दूसरी संख्या 25% अधिक है तो 125 हो गया। इसका आपको क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, अब 5 से ये भी कट जाएगा तो 22, 25 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो ऐसा सब सवाल एकदम आपको रिलीफ देगा, है ना। क्या जो चीज मेरे हाथ में है वो चीज हम कर सकते हैं। कितना आया, ये अच्छा सवाल है, ये आया, चलिए बहुत अच्छा। यदि एक वस्तु को उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर बेचा जाता है, यानी कि सामान्य विक्रय मूल्य आपका जो है 10 है, सामान्य एसपी जो है आपका वह आपका 10 है, लेकिन बेचा गया कितने में, 9 में बेचा गया, 9 में बेचा गया और उस पर 20% का लाभ हो गया। 9 में बेचने पर मान लीजिए कि यह जो है एसपी डैश है, 20% का क्या हुआ, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर अर्जित होता। जो एक्चुअल विक्रय मूल्य जो 10 था उस पर बेचने पर जो अर्जित होता है उसका लाभ प्रतिशत, वो ज्ञात करने के लिए बोला। लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात होगा, जब तक क्रय मूल्य आपको पता नहीं होगा तो नहीं पता चल पाएगा। तो यहां से अगर आपका विक्रय मूल्य 9 दिया हुआ है, प्रॉफिट आपका 20% दिया हुआ है, तो सीपी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सीपी बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य का 100 अब बटे में जितना का लाभ हुआ वह 100 में जोड़ दीजिए, 120 हो गया, है ना। तो यहां से आप बताइए, 20 छा के 120, 20 पंचे 100, अब 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी कि 15/2 का आपका सीपी हो गया। आप बताइए कि 15/2 का सीपी है और एक्चुअल में एसपी कितना है, 10 है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका 10 है, क्रय मूल्य आपका 15/2 दिख रहा है, तो ये कितना दिख गया आपका, लाभ 20 माइनस 15 यानी कि 5/2। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आप नीचे ले लीजिए, कितना है क्रय मूल्य, 15/2, तो 15 नीचे और 2 ऊपर, है ना। 2 से 2 कट गया, 5 से 1/3 बेसिक फ्रैक्शन, 33.1/3 यानी कि 33.33%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही।
है ना। तो सीपी एसपी ये सब का फॉर्मूला याद रखा कीजिए। फ्रैक्शन से भी बनता है, फ्रैक्शन से भी बनाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 315 रुपया है और उसे 288 रुपया में बेचा जाता है, यानी कि एसपी आपका 288 है, एमपी आपका 315 है, 4% का हानि हो जाता है। तो वस्तु का मूल्य लागत से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया? आपको पास एसपी दिया हुआ है 288, है ना, और हानि दिया हुआ है 4%। यहां से आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य कैसे निकलता है? एसपी यानी कि 288 गुने 100, अब बटा में अगर लाभ हो रहा है तो जुट जाएगा, हानि हो रहा है तो घट जाएगा। तो 100 में से 4 घटा दीजिए तो 96 हो जाएगा, है ना। आप यहां से 3 बार में कटा दीजिए डायरेक्ट, तो सीपी आपका कितना हो गया? 300 हो गया। तो 300 रुपया आपका सीपी है और एमपी जो है आपका 315 है। आप बताइए कितना अधिक अंकित किए? 15 अधिक अंकित किए। तो 15 अधिक किए, कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया ये पूछा है। तो 15 अधिक किए कितना में? 300 में, अगुना 100, तो कितना प्रतिशत हो गया? 5% वृद्धि हुआ क्रय मूल्य से अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर ए। इतना ही आया था। चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% का छूट पर खरीदा और 15% के छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 रुपया का बचत होता, है ना। यदि 10% के छूट के जगह 15% के छूट पर खरीदता तो उसको 400 का बचत होता। यानी कि कितना प्रतिशत अधिक छूट पर 400 का बचत होता? 5% अधिक छूट पर 400 का बचत होता। तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब छूट का अंतर 5% है और यह रुपये में कितने के बराबर? 400 के बराबर। तो आपसे अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य अपने आप का 100% होगा। 100% होगा तो यहां से आप 20 गुना कर रहे हैं, तो इधर भी 20 गुना कर दीजिए, है ना, 8000। नहीं तो एक एक नियम लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए डी आपका सही। क्या? वही तो किए हैं। 5% का वैल्यू 400, 1% का वैल्यू 80 है, 100% का वैल्यू 8 से। सारा तर्कस का तीर देंगे आप लोगों को, काहे टेंशन ले रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो समान ब्याज दर पर कितने समय में यह 7 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में? कितने वर्ष में आया? 24 वर्ष में। चलिए देखिए, ऐसे सवाल को या तो आप फॉर्मूला से बनाते हैं या तो लॉजिक से बनाते हैं, है ना। फॉर्मूला से तो सब कोई बनाता है, लॉजिक से बनाइए। फॉर्मूला को छोड़िए और लॉजिक को पकड़िए। देखिएगा, 4 वर्ष में 2 गुना हो गया। कोई भी राशि अगर 2 गुना हो रहा है अपने आप से, तो 1 से 2 हो गया, है ना। 1 से 2 हो गया, यानी कि आपका एसआई जो है यहां पर कितना मिला? 1 मिला। कितने साल में? वर्ष का अगर हम बात करें
तो 4 वर्ष में मिला आपको, 4 वर्ष में एक एसआई मिला। आपसे पूछा है कि यह 7 गुना हो जाएगा, तो आप बताइए 7 गुना होने का मतलब क्या हुआ कि 1 से 7 हो गया, यानी कि एसआई जो है आपका कितना हुआ, 6 हो गया। तो एसआई आपका 1 से 6 हो रहा है, यानी कि कितना गुना, 6 गुना हो रहा है। तो समय भी आपका 6 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 वर्ष, है ना। तो इसमें कहीं कोई फॉर्मूला का यूज नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है ना। और नहीं तो एक फॉर्मूला होता है N1 माइनस 1 बटे में T1 बराबर N2 माइनस में 1 बटे में T2। N क्या है यहां पर, N1 कितना टाइम्स हो जा रहा है, कितना गुना हो रहा है। तो यहां पहली बार में 2 गुना हो रहा है, तो N1 कितना है, 2, 2 माइनस 1 कितना, 1 बटे में T1 कितना है, 4 बराबर N2 कितना है, 7, 7 में से 1 घटा दीजिए, 6 बटे में T2, तो T2 का मतलब 24। आप लोग तो ऐसे ही किए होइएगा, ऐसे ही किए थे। चलिए चलिए आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, ध्यान से देखिए। वार्षिक रूप से, ये वार्षिक है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 2000 और 4 वर्ष में 2400 हो जाता है। यानी कि कोई धनराशि P है, यह 3 वर्ष में जो है ना, 3 वर्ष में आपका 2000 रुपया हो जाता है, और यही राशि 4 वर्ष में 2400 रुपया हो जाता है। यानी कि 3 वर्ष में तो 2000 पहुंच गया, 2000 से 2400 पहुंचने में कितना साल इसको लग गया, 1 वर्ष लग गया। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा आपका, 400 बढ़ा, 400 बढ़ा कितना में, 2000 में। रेट पूछा है 100 से गुना कर दीजिए, 3 जीरो आपका कट जाएगा, 2 पंचे 10 यानी कि 20%। वैसे भी लगातार साल में बढ़े तो डायरेक्ट आप रेट निकाल दीजिएगा। यहां से आप 400 बढ़ता हुआ दिख रहे हैं, 10% 200 हो गया, तो 20% 400। तो बिना पेन उठाए डायरेक्ट आंसर टिक कीजिएगा कि नहीं। ये तरीका अपनाइए, ना कि ये तरीका, ये तो आपको पूरी डिटेल में बता दिया। जब भी हल्का हल्का आपका प्रतिशत रहे तो उसमें पेन नहीं अब उठना चाहिए आप लोगों का। चलिए, एक क्लब में पुरुष और महिला के सदस्यों के बीच का अनुपात जो है 2-3 है। पुरुष के सदस्य की संख्या 200 बढ़ा दी जाती है तो अनुपात 5-6 हो जाता है। देखिएगा, शुरुआत में पुरुष और महिला, पुरुष को M से डिनोट कर दिए, महिला को W से डिनोट कर दिए। इनिशियल में जो है आपका यह अनुपात जो है वह 2 और 3 का है। अब बढ़ोतरी किस में कर रहे हैं, पुरुष की संख्या में 200 से बढ़ा दिए, पुरुष को बढ़ा रहे हैं तो महिला तो ज्यों का त्यों रहना चाहिए ना। तो बाद में 200 बढ़ाने के बाद यह अनुपात जो है 5-6 हो जाता है। ठीक है, पुरुष आपका बढ़ गया लेकिन महिला तो ज्यों का त्यों रहना चाहिए। तो पहले महिला 3 थी, अब 6 हो गई, तो महिला को क्या कीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। तो बराबर कीजिए ना, तो महिला को बराबर कीजिएगा तो इसमें आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। आप बताइए, पुरुष जो है 4 से 5 हो गया, कितना से बढ़ा, 1 से, जबकि सवाल में दिया हुआ है
200 से बढ़ा रहे हैं, तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 200 के बराबर, तो 200 गुना। तो आपसे क्या पूछा है? क्लब में कितनी महिला सदस्य है? तो क्लब में 6 है, तो 6 का कितना गुना ले लीजिएगा? 200 गुना। 1200 है महिला, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। तो जिसकी संख्या बढ़ोतरी होगा उसी में अनुपात में बढ़ाएंगे, ठीक है। और बाकी जिसमें कुछ नहीं हो रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो उसका समान रखेंगे। ये रेशियो में हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा हुआ है, ठीक है। टोटल 20 लीटर मिश्रण है, और जिसमें एक 10 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, बिल्कुल सही। तो इस विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए, यानी कि पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का मात्रा 10% था, अब 10% से बढ़ाकर 25% कर रहे हैं। तो मिला क्या रहे हैं आप? सल्फ्यूरिक अम्ल ही मिला रहे हैं। तो वही आपसे पूछा है कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाए कि यह 10% से 25% हो जाए। आप बताइए कि शुरुआत में सल्फ्यूरिक अम्ल कितना था? 10% था, है ना। और इसमें मिलाए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, तो 100% शुद्ध होगा। शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाए होंगे, उसमें कोई मिलावट नहीं होगा, तो यानी कि वो 100% होगा अपने आप में। शुद्ध मिलाए हैं तो यह 100% होगा, ये 10% था। अब दोनों को मिला देते हैं तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल कितना हो जाता है? 25% हो जाता है कि नहीं? तो यहां से ये एलिगेशन लगा दीजिए। ये आपका कितना हो गया? 75 हो गया, और ये आपका कितना हो गया? 15 हो गया। तो किस अनुपात में हो गया? 5 और 1 के अनुपात में। ये शुरुआत वाला है मिश्रण। शुरू में जो मिश्रण था उसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये मिलाए जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आप 100% है। तो आप बताइए कि शुरू में मिश्रण एक्चुअल में था कितना? 20 लीटर। ये इसका कितना गुना? 4 गुना। तो मिलाया गया जो अनुपात में 1 दिख रहा है, उसका 4 गुना ले लीजिए, यानी कि 4 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिएगा, तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल 25% हो जाएगा। हो जाएगा ना? चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिए, ये पार्टनरशिप का सवाल है। किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात जो है 7:5 है, यानी कि यह ए है और यह बी है, ठीक है। यह निवेश की गई राशि है, निवेश की गई राशि है आपका 7 और 5 का, है ना। और वर्ष के अंत में उसका लाभ का अनुपात जो है 2:5। तो लाभ का अनुपात जो है वह 2 और 5, ठीक है। यदि ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीना के लिए किया था, ये 6 महीना के लिए किया, तो बी कितने अवधि के लिए निवेश किया, यह आपसे पूछा है। तो समान अवधि के लिए अगर ना किया जाए तो पार्टनरशिप ये किस तरह का होता है? मिक्स्ड पार्टनरशिप होता है। मिक्स्ड पार्टनरशिप होता है, और इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर जो होता है निवेश की गई पूंजी और उसका समय का गुणनफल। तो आप बताइए कि ये ए निवेश कितना किया? 7 निवेश किया। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो अगर 6 से गुना कर दें तो ये ए का लाभ हो जाएगा कि नहीं? बटे में
बी कितने दिन के लिए, बी कितना राशि निवेश किया, 5 राशि निवेश किया, इसकी अवधि हमें मालूम नहीं है, मान लीजिए एक्स है, तो ये बी का लाभ हो गया, ए का लाभ बटे बी का लाभ, ये अनुपात आपको दिया हुआ है कितना, 2:5। यहां से आप क्या कीजिएगा, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2×3 6, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 21 मंथ। ऑप्शन नंबर बी। ये तो कभी नहीं, ये तो इसमें बोला वर्ष के अंत में, अब कितने वर्ष के अंत में ये नहीं बोला, ये 6 महीना है तो आप तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि 12 मंथ है ना, 12 मंथ तो है भी नहीं इसमें ऑप्शन में। एक का अगर दे दिया है आपका निवेश की गई अवधि का संख्या, तो दूसरे का आपको निकालना है। और हमें नहीं लगता है कि पूरे मैथ में इससे आसान कोई चैप्टर होगा। तो प्रॉफिट बराबर हमेशा ध्यान में रखिएगा, एकमात्र एकदम इस चैप्टर का फॉर्मूला है, प्रॉफिट बराबर निवेश की गई राशि गुना उसका समय। चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका कितना आया, 122। वेरी गुड। 47 क्रमागत प्राकृत संख्या, यानी कि लगातार 47 को प्राकृतिक संख्या है ना, उसका औसत जो है 99। जब भी कोई संख्या लगातार दी हुई हो, यानी कि सभी संख्या के बीच का गैप बराबर हो, तो औसत जो होता है वह बीच वाला होता है। यानी कि अगर टोटल 47 गो संख्या है, तो 23 गो संख्या इधर होगा और 23 गो संख्या इधर होगा। 23 संख्या लेफ्ट में और 23 संख्या राइट में, ये बीच वाला आपका क्या होगा, एवरेज होगा। और एवरेज आपको दिया हुआ है कितना, 99। यानी कि 24वां संख्या आपका 99 है। आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो 99 के बाद ही ना बड़ी संख्या आएगा। तो 99 के बाद कै गो और संख्या है, 23 गो संख्या, तो 99 के बाद 100, 101, 102, इस तरह से कितना बढ़ेगा 99 में, 23 गो है तो 23 बढ़ जाएगा, तो 122 हो जाएगा ना। 23 गो संख्या लगातार लिखिएगा, तो कहां तक जाइएगा, सबसे बड़ी संख्या 122 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन का सवाल है, कितना आया, 65। 20 पुरुष एक कार्य को 220 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर 20 पुरुष से काम कराया जाए तो पूरा काम 220 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन 90 दिन पूरा होने के बाद 20 और पुरुष नियोजित कर दिया गया। तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन के सवाल में अगर कुछ दिन काम होने के बाद जो सिचुएशन है अगर बदल दिया जाए, तो वैसे सवाल में जितने दिन का काम हो गया है उस काम को आप हटा दीजिए। तो शेष काम अगर आप 90 दिन तक पूरा किए, 20 आदमी उसी हिसाब से काम किया होगा 90 दिन, तो 90 दिन का काम खत्म हो गया। टोटल आपके पास कितना दिन का समय था, 220 दिन का समय। यानी कि उसी तरह से अगर आदमी की संख्या अगर नहीं बढ़ाया जाता, तो 20 आदमी उसी तरह से शेष काम को 130 दिन में खत्म करता कि नहीं। अगर किसी भी तरह का कोई बढ़ोतरी आदमी में नहीं होता, तो उसी रेट से ये 90 दिन तक काम किया होगा। 90 दिन का काम खत्म, अब मेरे पास कितना काम बचा, 130 दिन का काम बचा। तो यही 20 आदमी करते रहता तो 130 दिन में वो शेष काम खत्म हो जाता कि नहीं। लेकिन 20 आदमी और आ गया, तो 20 आदमी और आ गया, तो 20 + 20, पहले 20 था अब 20 और आ गया, तो 20 + 20 यानी कि 40 पुरुष अब आपके पास आ गए। कितने दिन का कार्य खत्म, कितने दिन में खत्म होगा यह पूछा है। मान लीजिए कि समय T दिन, तो यहां से अब निकालना लीजिए ये बराबर होगा कि नहीं आपस में। तो 20 दूना 40, 2 65, एक लाइन का सवाल है।
अगर शेष काम को आप लेके बनाइएगा ना तो एक लाइन में सवाल आपका बनेगा, 65 दिन आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। 3 बकरी या 5 भेड़ एक खेत को 54 दिन में चर सकते हैं। ठीक है, 3 बकरी हो, बकरी को जी से डिनोट कर दीजिए, गॉट, है ना। 5 भेड़ है, भेड़ को बी से डिनोट कर दीजिए, बी से भेड़, है ना। या दिया हुआ है तो यानी कि ये दोनों आपस में समान इफिशियंसी के साथ चढ़ सकता है। 3 बकरी को चराइए या 5 भेड़ को चराइए, वह 24 दिन में ही चढ़ जाएगा सारा खेत को। तो आप बताइए यहां से 1 बकरी और 1 भेड़ का इफिशियंसी निकाल लीजिए, तो 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। यानी कि मान लीजिए कि 15 पूरा खेत को चरना है, तो 1 बकरी के चरने का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 5। 1 भेड़ के चरने का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3। अब कहता है कि 6 बकरी और 8 भेड़ उसी काम खेत को कितने दिन में चर सकते हैं, यह पूछा है। आप बताइए कि 3 बकरी लीजिए या 5 भेड़ लीजिए, 3 बकरी लीजिए या 5 भेड़ लीजिए, अपने इफिशियंसी से आप 5 के इफिशियंसी, अगर बकरी लिए हैं तो 5 के इफिशियंसी से बढ़ेगा। कितने दिन में? 54 दिन में। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया, 54 दिन है, सॉरी ये 54 दिन है, ये आपका 54 दिन है। ठीक है, यही आपका इसी भाग को चरना है 6 बकरी और 8 भेड़ के साथ। तो 6 बकरी कितना के इफिशियंसी से? 5 के इफिशियंसी से, और बोला है तो प्लस 8 भेड़ को भी साथ में चरा दीजिए, तो 8 भेड़, 1 भेड़ का इफिशियंसी 3। कितने दिन में? मान लीजिए कि टी दिन में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 से 54 कट गया, समय कितना लगा उसको चरने में? 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए। तो या वाले में इफिशियंसी निकाल के बनाइए, कहीं कोई एकदम कभी नहीं फंसिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, राम 36 किलोमीटर घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पेय पीने के लिए, यानी कि पेय पदार्थ कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह या पानी पीने के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है, ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यह पूछा। अगर अपने हर 10 किलोमीटर पे 5 मिनट रुकता है, गर्मी के कारण उसको पानी प्यास लग जाता है, पीने के लिए 5 मिनट रुकता है, तो 84 किलोमीटर का दूरी अपने चाल से तय करेगा तो कितना समय लगेगा? एक्चुअल समय आप हमें ये पहले बताइए तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी अब बटे में चाल। एक्चुअल समय तो ये है आपका, तो 36 से कितनी बार में कटेगा? 6 से कटेगा क्या? 6 से 6 छा के 36, 6 कम 6 2, 6 चौके 24, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6। एक्चुअल में इसको 7/3 घंटा लगा। अगर इसको मिनट में चेंज कर दिए तो 60 से गुना कर दीजिए, तो यह कितना हो जाएगा? 140 मिनट एक्चुअल में लगता है अगर नहीं रुकता तब। लेकिन हर 10 किलोमीटर पर वह 5 मिनट रुकता है,
तो 10-10 किलोमीटर का अंतराल 84 किलोमीटर में लीजिएगा तो काय गो अंतराल आएगा? 10×8 = 80, और लास्ट वाला में तो पहुंचिए ना जाएगा, तो 8 अंतराल ना, 8 बार 5-5 मिनट रुकेगा, तो प्लस 8 बार रुकेगा 5-5 मिनट, तो ये 40 मिनट, तो 180 मिनट का उसको समय लगेगा ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, शांत पानी में एक नाव की चाल, यानी कि पानी अस्थिर है, सिर्फ नाव की गति जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि बोट, अगर हम नाव को x मान लेते हैं तो x आपको दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति, अगर धारा की गति को y मान लेते हैं तो वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया हुआ है। धारा के अनुकूल 105, अनुकूल मतलब क्या? धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में, धारा के साथ नाव की चाल, तो धारा के साथ जैसे ही नाव की चाल आप ज्ञात कीजिएगा तो धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों जुट जाएगा। और धारा के विपरीत जाइएगा तो नाव को जो है धारा रोकेगा, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाता है, माइनस हो जाता है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। धारा के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। वापस आने में कुल कितना समय लगेगा यह पहले पता कीजिए। तो आप धारा के अनुकूल शुरू में जा रहे हैं, तो समय आपसे पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तो आप बताइए कि जब धारा के अनुकूल जा रहे हैं तो कितना दूरी तय कर रहे हैं? 105 किलोमीटर का दूरी तय कर रहे हैं। किस स्पीड से? धारा के साथ जा रहे हैं, अनुकूल जा रहे हैं, तो 18 + 3 21 हो जाएगा कि नहीं? प्लस अब वापस आइएगा तब भी 105 किलोमीटर ही चलिएगा, लेकिन इस बार जो आप चलिएगा कैसे चलिएगा? धारा के विपरीत चलिएगा। तो धारा के विपरीत में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो घट जाएगा ना। 18 में से 3 घट गया, 15, 15 सते 105, 21 पंचे 105 है ना। तो ये कितना घंटा लग गया जी? 12 घंटा उसको लगेगा। ऑप्शन नंबर ए है ना। बारह घंटा लगेगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका बताइएगा 1/2। वेरी गुड। देखिएगा, ये a³ + b³ + c³ के फॉर्म में है ना। यदि आपका a + b + c यानी कि x + y + z आपका 0 हो जाए, यानी तीनों टर्म को आप अगर 0 के बराबर, योग 0 के बराबर हो जाए, तो आपका x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz होता है कि नहीं? तो आपको यहां पर a³ + b³ + c³ दिया हुआ है, तो पहले सारे टर्म को आपस में जोड़ के देखिए क्या 0 के बराबर है। तो आप जोड़ के देखिएगा तो इसका x - y है ना, ये a को मान लिए x - y प्लस b³ को मान लिए है y - z प्लस c³ है, तो c क्या है आपका? z - x।
ये आपस में कट गया सारा, तो जीरो के बराबर हो गया। जीरो के बराबर हो गया तो ये क्या वैल्यू दे देगा, 3ABC, यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये बटा में है आपका 6 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये आपस में कट जाएगा कि नहीं, और 3 से 6 दो बार में कट गया, तो कितना आ गया आपका 1/2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है और a b और c आपस में बराबर नहीं हो। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, साइन थीटा बराबर कॉस 50 प्लस थीटा। देखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आए ना और थीटा का वैल्यू पूछे तो दोनों तरफ जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, साइन है तो इधर भी साइन लेने का कोशिश कीजिए, कॉस है तो दोनों तरफ कॉस लेने का कोशिश कीजिए, है ना। तो अगर हम इसको, इधर साइन है तो इसको भी साइन बनाने का कोशिश कीजिए। हम लिख सकते हैं इसको कॉस 90, सॉरी यहां पर साइन हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना कि साइन 90 माइनस 50 प्लस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, कहा कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 50 प्लस थीटा, और इधर भी आपका दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ है ना। दोनों तरफ से साइन हटा दीजिए, तो इधर साइन हटाइएगा तो ये क्या बचा, थीटा बचा, और इधर क्या बचा 90 माइनस 50, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा थीटा। थीटा इधर आके जुड़ जाएगा थीटा में, तो 2 थीटा, 2 थीटा बराबर 40, 2 से कट गया 20 बार में, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। 20 के बाद 24 नंबरिंग कर दिया, 21 होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आया 600, 600 आया। चलिए देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। एक मीनार के शीर्ष से दो वस्तु का अवनमन कोण भूमि पर उसके समान किनारे साइड पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री पाए जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, एक मीनार है, ये जमीन पर खड़ा कुछ इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर खड़ा होगा, है ना। इस पर दो अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया कोण जो होता है अवनमन कोण होता है। तो यहां पर पहले क्या बनाया, 60 डिग्री का कोण बना दिया। फिर यहां से कुछ दूरी पर 30 डिग्री का कोण बना दिया। यह कितना का बना दिया, 30 डिग्री का कोण बना दिया। दोनों वस्तु के बीच की दूरी 400√3 है, यानी कि यह जो है आपका 400√3, 400√3 है आपका, ठीक है। तो आपसे पूछा है ये मीनार का ये हाइट पूछा है। आप ध्यान से लगाइएगा, अगर 10 थीटा लगाते हैं तो आपका 10 थीटा अगर लगाते हैं तो यह आपका हो जाता है कितना, √3। 10 60 बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो ये लंब है, ये आधार है,
तो ये 1 हो जाता है। 1060 का मान √3 होता है ना, तो ये √3 और 1 हो जाएगा। आप बताइए कि ये √3 है, आप 1030 लगाइए तो 1030 का मान कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 का मतलब क्या हुआ? 1/√3। हमारा तो ये आपका √3 है। √3 बटे में ये अगर पूरा 3 ले लें तो ये आपका हो जाएगा 1/√3। तो √3 ये पूरा 3 ले लें तो ये यानी कि 2 हो गया। ये रेशियो से बन गया है? तो 2 यूनिट आपका कितने के बराबर? 400 √3 के बराबर, यानी कि 200 √3 के बराबर है। तो यही √3 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है कितना? 200 √3 गुना ले लीजिए, 600 आ जाएगा। कहीं कोई फॉर्मूला का यूज नहीं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज है ना? आ जाएगा, लेकिन कितना आसानी से आ गया, बहुत आसानी से आ गया, कहीं कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं। तो यही सब चीज तो फायदा लीजिएगा मॉक टेस्ट में। ये पूरा 3 है तो एक तो यहां ऑलरेडी हो चुका है, तो ये तो 2 ही होगा ना, है ना? चलिए नेक्स्ट करेंगे। वितरण का परास। परास क्या होता है? परास जो होता है, मैक्सिमम से मिनिमम को घटा दीजिए। देखिए ये सब एकदम याद रखिएगा, ये सब पूरा 1 नंबर आपको दिलाएगा। मैक्सिमम से मिनिमम को घटा दीजिए, तो इसमें मैक्सिमम खोज लीजिए कितना है? 34। मिनिमम खोज लीजिए कितना है? 11। 34 का 11 से घटा कर दीजिए तो ये 23 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, इसी को परास बोलते। मैक्सिमम माइनस मिनिमम परास होता है। तो ये सब बार बार रिपीट होगा, अपना एकदम ध्यान में रखिएगा। अलग से एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए हर टेस्ट का, जो आपका थ्योरी पार्ट है, हर टेस्ट का कुछ ना कुछ पॉइंट निकलेगा, उसको नोट करते चलिए। अब देखिएगा, त्रिभुज का भुजा 5 12 13 है। 5 12 13 कैसा त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रिपलेट भी आपका है। ये आपका 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ठीक ना? तो आपसे पूछा है कि इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए परिमाप क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो 13 12 25 5 30, तीनों भुजाओं का योग 30 है। एक्चुअल में जो आपको दिया हुआ है ये 90 के बराबर। 30 यूनिट आपका 90 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 3 के बराबर। तो यानी कि ये भुजा 5 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना, यानी कि 15 हो जाएगा। ये आपका 12 यूनिट है, तो इसका 3 गुना ले लीजिए, 12 36 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना निकल के आ गया है आपका? 36 है। ऊंचाई आपका 15 है, कटा दीजिए ना 18। 18 पंचे 90, 18 9 27, 270, है ना? अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल अप होगा, धीरे धीरे। अभी ठीक है? हाँ, धीरे धीरे बढ़ना भी चाहिए ना। अब देखिएगा ध्यान से, अभी तो खैर 5वां या 5वां टेस्ट ही है आपका। देखिएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। तो ऐसे कितने गोले बनाए जाएंगे? जब भी किसी आकृति को पिघलाते हैं तो उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 10 सेंटीमीटर एक बड़ा गोला है, उसको पिघलाते हैं तो बड़ा गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर, आर कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 10 गुने 10 गुने 10। इसका आयतन बराबर होगा जितना भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया जाएगा। तो एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 तो रहेगा ही, पाई भी रहेगा, आर क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा। और ऐसा ऐसा कितना गोला? n गोला मान लीजिए। तो यहां से 4/3 पाई कट गया, 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। n का वैल्यू कितना? 125। ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा ऐसा कितना गोला बनाया जाएगा? 125, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रुकेंगे। नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग कल मिलेंगे।